हम हमेशा जब वीडियो की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक ABCD जो भी है। ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज मतलब कि एक सीरीज हमने बनाया जिसमें कि ऑटिज्म के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो अवेयर नहीं समझ रहे हैं उनको जागरूकता बोलते हैं ना, अवेयरनेस को जागरूकता बोलते हैं। अब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है ना कि सही चीज़ को जानना, कन्फर्मेशन बायस्ड नहीं होना कि हम जो मान रहे हैं वही सही है बाकी चीज़ें सही नहीं है, ये नहीं होता है। इसके में फैक्ट जानना होता है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, उसके आसपास में कितनी मतलब कि भ्रांतियां हैं, गलत मिथ जो बोलते हैं, तो उसमें कितना कि मिसकंसेप्शन है, गलत कंसेप्ट चल रहा है इसके बारे में। इन सारी चीज़ों से आपको जागरूक कराने के लिए हमने इस तरह ये चैनल भी शुरुआत किया और ये सीरीज भी हमने चलाया। इसमें हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो रहा है बच्चे का। ठीक है, ये क्लियर है। ये चैनल या फिर हमारा ये जो सीरीज जो है, इसमें वीडियो जो है, इसके माध्यम से हम ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको ऑटिज्म है, या फिर बोल नहीं रहा है तो ऑटिज्म है, या फिर हम तो ये बताना चाहते हैं कि अपने से डायग्नोसिस नहीं करना है कि ये ऑटिज्म हो, हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आपका वीडियो देखा तो लगा कि बच्चे को ऑटिज्म है। ये हमने किसी भी वीडियो में नहीं कहा है कि ये होगा तो ऑटिज्म है, क्योंकि वो आप डायग्नोस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बताते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, वही सिम्टम्स सब में होंगे ऐसा नहीं। 100 सिम्टम्स बताए गए उसमें 1-2 मिला तो ऐसा नहीं कि वो आपके बच्चे का ये है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस बात पे आप लोग ध्यान दें। अवेयरनेस मतलब कि पॉजिटिव चीज़ को, जो कि फैक्ट है, उसको समझना। और फैक्ट को जब आप समझते हैं तो फिर ना वो पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना वो पॉजिटिविटी होती है, ना नेगेटिविटी होती है। न्यूट्रल फैक्ट जानना, फैक्ट को समझना जरूरी है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म ना के बराबर है, मतलब कि अगर है तो वो हम बता पाएंगे। आप 1-2 सिम्टम्स लेके ऑटिज्म नहीं समझे, यही मेन ये है। कन्फर्मेशन बायस्ड नहीं हो। किसी ऑटिज्म सेंटर पे आप गए, उसने बोल दिया ऑटिज्म है, और फिर उस दिन से आप और सारे साइन सिम्टम्स गूगल वगैरह करके ढूंढ लिए और फिर आपको लगता है कि ऑटिज्म है। तो ऐसे कितने हजार लोगों को हमने उनका कंसेप्ट, जो मिसकंसेप्शन था, जो गलत कंसेप्ट वो लेके चल रहे थे, उसको हमने दूर किया है। और हमारी लड़ाई इसी तरह के गलत कंसेप्ट से है, इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों से है कि आप लोग जैसे रिहैब सेंटर में जाते हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर होते हैं, चिल्ड्रन रिहैब सेंटर, या फिर किसी न्यूरो पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छी बात है, वो जो अपना कर रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन सारा केस ऑटिज्म नहीं होता, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। 15-20 तरह के डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं उसमें कितनी बार हमने चर्चा की है अपने वीडियो में कि हर एक केस ऑटिज्म नहीं होता। 1-2 सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो ऑटिज्म नहीं है। हाँ, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, कुछ में फिजिकल माइलस्टोन भी डिले होते हैं, तो वो अलग कंडीशन हो जाता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही हम करते हैं, यही हम समझाना चाहते हैं लोगों को। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी कनाडा से 4-5 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चे में है उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, 1-2 साल, कोई 3-3 साल, 4-4 साल से कहीं ना कहीं जा रहे हैं थेरेपी के लिए। तो क्या है कि ये स्पीच का लेके गए, उनमें स्पीच थेरेपी कराई जा रही है, और उसके बाद से बच्चे में सेंसरी इशूज जो हैं, बच्चों का इग्नोर किया जा रहा है, उस पर काम ही नहीं किया जा रहा, जिसमें इतने सारे सेंसरी इशूज हैं जो एकदम से स्थिर बच्चा नहीं बैठेगा। अभी है कनाडा से, कल ही तो उनसे बात हो रही थी मेरी, बोले सर आप इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। जब से आपके साथ हम लोग जुड़े हैं तब से लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हैं। तो 4-5 साल से कहाँ हम लोग दौड़े और हर जगह स्पीच और ABA और क्या क्या करा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को हम यही समझाना चाहते हैं। आप हमारे साथ नहीं जुड़ें, जरूरी नहीं है, जिनको लगे वो जुड़ें, जिनको नहीं लगे वो नहीं जुड़ें, क्लियर। लेकिन सही बात को समझे कि बच्चे की नीड क्या है, उसमें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। दुख होता है, मतलब
बच्चे अभी उनको कुछ पता ही नहीं उन बेचारों के साथ हो क्या रहा है, समय उनका निकलते जा रहा है, सोसाइटी उनको दिन पर दिन डाउट के नज़र से देखते जा रही है, बच्चे के परिवार वाले उसके माता पिता जो हैं उनमें आपस में विवाद हो रहा है बच्चे को लेके, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, कोई किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है, जो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है उसको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, दूसरे और सामने वाले पार्टनर को लग ही नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है। इस बात पे बहस हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है, उस बात पे बहस हो जाती है। बहुत तरह के इश्यूज हैं। कुछ लोगों का है कि अब उनमें अब ये है कि इन लॉज हैं तो वो नहीं मानना चाहते हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, सोशियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है। ये सारी चीज़ों से जूझते हुए भी लेके निकलना और मेंटली स्टेबल रह के सरवाइव करना, बच्चे को भी आगे बढ़ाना काफ़ी डेयरिंग काम है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट के लिए हम लोग ये करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो अगर क्लियरली बता देते हैं तो उनके लिए भी जो हमारे से बन सकता है वो हम लोग ये करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं कि आप फैक्ट को समझें कि क्या है प्रॉब्लम। अब बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि कई बार सेशन होता है उसमें वो अपना ये सिचुएशन पे बात करते करते वो रो देते हैं और फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे कानपुर से एक मैडम है, वो आई थी बच्चे को लेके मार्च अप्रैल के आसपास में हमारे पास। वो डायग्नोसिस के लिए हम 4-5 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए बुलाते हैं, उसमें वो आई थी। बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट वगैरह हुआ, उसके बाद उनको भेज दिया गया। वो कहती है कि मतलब हस्बैंड नहीं समझते, मतलब कि वो नहीं ये करना चाहते, एक्सेप्ट करना चाहते कि इसको कोई प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो बच्चे को देख ही नहीं रहा ज़्यादा समय के लिए, बस इतनी सी बात। बोले कि मेरे माता पिता भी नहीं समझते। अब पुराने लोगों की दिक्कत ये है कि उनको ये लगता है कि वो ही सबसे काबिल हैं। उम्र का अनुभव होता है, बिल्कुल उसकी रेस्पेक्ट हम सभी करते हैं। कोई भी अगर सही राय लेना हो तो अपने से बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता है, वो सही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मामले में उनकी राय ली जाए या फिर उनका ही जो ओपिनियन है वो सही हो। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ ये हो रही है, और ये आज तक वही ब्लैक एंड वाइट ज़माने के लोग तो सारी चीज़ें समझ भी नहीं सकते हैं। इनको समझाओ तो ये अलग अपना ये करने लगते हैं, सीनियरिटी की दुहाई देने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इस पे एक हमको अपने ही एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक बार हम लोग मतलब 9th 10th में रहे होंगे, ज़मीन का बंटवारा हो रहा था हमारे यहाँ, जैसा कि हर घर में होता है गाँवों में। तो ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, उसमें बहुत सारे पंच लोग आते हैं, अमीन आया था जो ज़मीन नापता है लोग। तो उसमें 4-5 पक्ष जो थे जिनमें बंटवारा हो रहा था, उसमें एक पक्ष के क्या है कि वो कोई बुजुर्ग उनके मतलब कि उनके नाना आए हुए थे, ठीक है। अब क्या है कि अमीन लोग अपना ये नाप रहा है, वो अपना कड़ी वड़ी फेंक के और सारा कुछ ये करके लिखता है, कहाँ क्या है, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा था। अब पुराने लोगों के, बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको हर मामले में कूदना है, आता जाता कुछ नहीं है लेकिन हर मामले में कूदना है, अपने को काबिल दिखाना है। जैसे उनको लगता है कि मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई वही लड़े हैं इसलिए वो काबिल हैं, या फिर उस टाइम का वो ये देखे हैं इसलिए उनको लगता है कि वो सुपीरियर हैं। तो हैं लेकिन हर मामले में नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये जो नाना जी हुए, नाना जी लगेंगे, ये जो थे ये कूद पड़े। अमीन थोड़ा कम उम्र का था, उनसे कम उम्र का। ये बोले कि अभी के टाइम के लोग के तो ये है कि एक एक छोटा छोटा हिसाब भी कैलकुलेटर से, पहले तो हम लोग मुँह जबानी ऐसे उंगली पे जोड़ लेते थे। तो क्या है कि वो अमीन संयोगवश क्या था कि जैसे मेरे ही तरह दिमाग उसका भी था। उसने क्या किया कि कुछ बोला नहीं, उनकी बात सुना। ये बार बार बोल रहे हैं कि अभी के नया उम्र के ही के कोनो काम ढंग से नहीं करना, खाली सब कुछ मशीन पे करना है, मोबाइल पे करना है, कैलकुलेटर पे करना। वो उसने कुछ बोला नहीं। वो डायरी में क्या किया कि 4-5 गुना भागा करके एक कैलकुलेशन का ये दशमलव में डाल के दे दिया। बोला कि आप एक काम कीजिए, हम ज़मीन नाप रहे हैं, 3-4 घंटे में ज़मीन नपा जाएगा, तब तक ये कैलकुलेशन का हिसाब हमको बता दीजिएगा कि कितना हुआ।
तब तक हम नाप के आते हैं। दे दिया इनाना जी अपना जोड़ते ही रह गए, हाथ पे और मुँह जबानी, और ज़मीन भी नपा गया, सारा हिसाब किताब भी हो गया, इनसे नहीं होगा। उसके बाद वो जो भागे तो फिर उस पंचायती में वो दिखे नहीं। तो ये थेथरपन होता है, हमारे यहाँ थेथरई बोलते हैं इसको, कि जिस चीज़ को आप नहीं भी जानते हैं उसमें आप थेथरोलॉजी कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को नहीं जाने तो ना जान तो बात मान बोला जाता है, कि ना जान तो बात मान, ना चीन तो नया कीन, नहीं पहचान में है नया खरीदो। तो पुराने लोगों को बस इतना आप लोग समझाएं। अगर उन लोग कहते हैं कि थोड़ा लेट है बोल देगा, तो उन लोग को बस इतना समझ, अगर समझ रहे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे, अगर एजुकेटेड हैं तब तो समझेंगे। अनएजुकेटेड हैं, उनको अपना लगता है कि वो बूढ़े हैं इसलिए कुछ भी बक सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन लोगों को बस इतना समझाएं कि ये आपके समझ के बाहर की चीज़ है, आप अपना जो ये है अपने पास रखें, हमको आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये थोड़ा रूड ये है, अप्रोच रूड है, लेकिन ज़रूरी है। तब उसके बाद इंटरफेरेंस उनका बंद होगा, तो आपको साइकोलॉजिकल और इमोशनल थोड़ा सा ये मिलेगा। नहीं तो सब ओर से जब आप पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो फिर आपका दिमाग ये हो जाएगा ना, कन्फ्यूज हो जाएगा, और आपका मूड स्विंग आपका होने लगेगा। तो ऐसे लोगों को जवाब ऐसे ही देना चाहिए जैसे उस अमीन ने दिया था, कि जब नहीं पता हो तो नहीं बोलना। क्यों बिना मतलब को बोलना? जरूरी थोड़े हर मामले में एक्सपर्ट हम बने। ये टीवी डिबेट थोड़े है कि नहीं पता है फिर भी स्वरा भास्कर की तरह बक बक कर रहे हैं, तो नहीं करना होता। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। आपको लड़ना भी है, साथ साथ में बच्चे के लिए काम भी करना है और लड़ना भी है सोसाइटी से, परिवार वालों से। जब आपको दिख रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम है और आपने सेल्फ अज्यूम्ड कंडीशन, ये नहीं है आपने अज्यूम कर लिया, आपने मान लिया, आपने खुद से ये कर लिया, ऐसा कंडीशन ये नहीं है। ये आप यहाँ आई हैं, हमने बच्चे को देखा है, तब हमने बताया कि ये प्रॉब्लम है, और जिस टाइम आप आई थी और अभी जो आपका बच्चा है उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो ये आपको फील हो रहा है क्योंकि आप पूरा टाइम आप बच्चे के साथ देती हैं। जो नहीं देते हैं टाइम, उनको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। वो उस बैकग्राउंड में रहे हैं जबकि ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो ज्वाइंट फैमिली में बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी भी, तो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, खेलते कूदते दौड़ते भागते हम लोग बड़े हो गए, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर है भी हुई भी होगी। पहले इंट्रोवर्ट थे, हम भी इंट्रोवर्ट थे, स्कूल में इंट्रोवर्ट थे। टीचर कोई सवाल पूछा, खड़े हो गए, जवाब सही भी दे दिए, कलेजा धक धक कर रहा है, इंट्रोवर्ट यही होता है। उसके बाद लग रहा है कुछ गलत हो गया, सब लोग लगेगा कि आप ही को देख रहा है, इंट्रोवर्ट यही होता है। किसी लड़की से बात करने में थोड़ा सा ये होना, इंट्रोवर्ट ये होता है। उसके बाद कॉलेज में भी आया, 1-2 साल तक ऐसे ही निकल गया। उसके बाद से यहाँ का माहौल थोड़ा ओपन मिला। उसके बाद से कई मीडियम के बच्चे, हम लोग एक विहार बोर्ड वाले, उसके बाद से अलग अलग बोर्ड वाले, अलग अलग माइंडसेट वाले, अलग अलग थिंकिंग वाले, मॉडर्न थिंकिंग वाले जब बच्चे के साथ मिले, स्टूडेंट्स के साथ मिले, हमारे बैचमेंट्स जो मिले, उसके बाद से हम एक्सट्रोवर्ट हुए। तो ये सिचुएशन बेस्ड चीज़ें होती हैं, लेकिन समय समय पे अपने आप को बदलना भी होता है। समय समय पे अपने आप को बदलेंगे तभी जाके सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो अपनी बात को अपने तरीके से बोल्डली रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को प्रॉब्लम है, आप उसके साथ समय दे रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, बस आप उस पर ईमानदारी से काम करें। अब रही बात कि अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे का असेसमेंट मैंने किया, वो IVF चाइल्ड है, अभी 2-2.5 साल की है शायद बच्ची है। मदर फादर की एज थोड़ी ज़्यादा है, बच्चा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने IVF का सहारा लिया। उसके बाद बच्चा हुआ। IVF चाइल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैंने देखा, अभी तक जितने भी मैंने 100 से ऊपर देखा है ऐसे कंडीशन जिसमें IVF चाइल्ड है, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। तो ये अब IVF की वजह से हो रहा है या जिस भी वजह से हो रहा है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा और उसमें ये करना है। ज़्यादातर IVF चाइल्ड को मैंने ADHD देखा है। तो उस जो दो नहीं है, वो 14-15 महीने की बच्ची है, मात्र 14-15 महीने की, सॉरी 14-15 महीने की बच्ची। उन लोग हमारे साथ जुड़े, बोल रहे हैं कि सर आपका वीडियो देखा तो हम लोग को लगा कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, ऑटिज्म तो नहीं है लेकिन 1-2 सिम्टम्स वैसे मिल रहे हैं। तो सोचा कि एक बार आपसे ओपिनियन ले लेना बिल्कुल सही रहेगा। एप्रिशिएबल वर्क उन्होंने किया है, मतलब कि
उनको समझ में आया कि बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उतने के लिए वो हमारे साथ जुड़ गया और हमने असेसमेंट किया, उनको बता दिया कि देखिए आपके बच्चे को थोड़ा डेवलपमेंट में डिले हो रहा है, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरली उसमें मेंशन किया गया है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेवलपमेंटल डिले हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग, चीज़ों को देख के एक्साइटेड होना और कुछ ज़्यादा है। एक तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं उस एज में, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ज़्यादा ये करना, ऐसे पूरा बॉडी को टाइट करना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने उनको समझाया। अब जनरली रेगुलर सेशन में हम मंथ में 20 सेशंस सबको सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक आपको 20 सेशंस में इसलिए रहना चाहिए कि बेसिक्स आपको सीखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक नहीं है। और हम अपना 100% एफर्ट लगाते हैं कि आपको एविडेंस बेस्ड अप्रोच सिखाएं, मतलब कि क्या चीज़ करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएं। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने तक आपको रेगुलर सेशन में रहना होता है। उसके बाद जैसे देखते हैं कि आप थोड़ा अपने लायक, अपने से काम करने लायक हो गए, हम थोड़ा उसमें ड्यूरेशन, थोड़ा सा सेशन कम कर देते हैं। लेकिन इनको हमने बोला कि आपको सिर्फ मंथ में 10 से 12 सेशन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मतलब वीक में 3 सेशंस आपको मिलेंगे। बाकी आप बच्चे को घर पे जैसे जैसे बताया जाएगा, थोड़ा सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव कीजिए, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे कीजिए। चूँकि ये IVF चाइल्ड है तो ये मे भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे चल के आ जाए, तो अभी से ही आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अर्ली इंटरवेंशन इसी को बोलते हैं कि मतलब जितना अर्ली आपको कुछ लग रहा है कि कुछ तो डिले है, और इसलिए भी आप लोग को लग रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में है, घर में और कोई नहीं है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची, हस्बैंड अपना जॉब कर रहे हैं तो वाइफ हैं और बच्चे ही है। अब उन्हीं के साथ सारा ये होना है, तो उसमें क्या है कि अब उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये ही सारी चीज़ें अगर वो सुधार लेते हैं तो 14-15 महीने की बच्ची है, वो 6 महीने के बाद कंप्लीटली ये रहेगी और नॉर्मल माइलस्टोन्स उसके चलते जाएंगे, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्ली इंटरवेंशन का रोल इतना ये है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं कि जितनी अर्ली एज में लग जाए। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कैसे हम ये करें कि मतलब कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको कुछ डाउट हो भी रहा है लेकिन कैसे हम माने कि प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 लोगों का कमेंट में ये भी सवाल आया, तो इस पे हम एक बात आपको ये करें कि अगर आपको लगता है किसी तरह का डाउट कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, तो जब आप वीडियो देखते हैं उसमें हमारा नंबर भी दिया रहता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, आप अपना एक स्लॉट बुक करें असेसमेंट के लिए। आपको जो चार्ज होगा वो सिर्फ असेसमेंट का चार्ज आपको देना है। बच्चे को जब देखा जाएगा तो आपको क्लियरली, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे उसको समझें कि है कि नहीं, लेकिन उसको क्लियरली ऑनेस्ट ओपिनियन जो होता है वो हम दे देते हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में एक बताया बच्चे का, तो वैसे ही हम क्लियरली बता देते हैं कि इसको क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर होने वाली है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सुधर जाए। बस इतना सा ये है। आपका एक स्लॉट लगेगा, एक दिन का ये लगेगा, 45 मिनट्स का सेशन होता है, उसमें बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है, फिर आपको सारी चीज़ें बता देती हैं। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे आप करेंगे, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये ही चीज़ें हम बार बार समझाते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन, इसमें ऑटिज्म और स्पेशल किड्स में अर्ली इंटरवेंशन का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितनी अर्ली आप डायग्नोज करेंगे उतना अर्ली उसका मैनेजमेंट करेंगे, रिकवरी फास्ट होती है, बच्चा जल्दी ही मेकअप कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे के न्यूरोलॉजिकल एज 1-2 महीने डिले है, आप 6 महीने इग्नोर कर देंगे, हो सकता है 5-6 महीने डिले हो जाए। साल भर इग्नोर कर दें, हो सकता है कि 7-8 महीने के डिले हो जाए। इसलिए जो डिले है उस गैप को मेंटेन करने के लिए जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे उतना ज़रूरी है, उतना उसके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो ऑटिज्म को मापने के लिए कोई भी टूल नहीं है, कोई भी इसका तराजू नहीं है, कोई भी इसका मेजरमेंट स्केल नहीं है, कोई भी इसका डायग्नोसिस ना ही पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है ना ही रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। ये एक्सपीरियंस के आधार पे किया जाता है। और बच्चों को बिना वॉच किए, बिना प्रॉपर देखे, बिना 10 दिन 15 दिन देखे बच्चे को जो भी उसका ग्रेडिंग और ऑटिज्म लिख के दे रहे हैं वो सरासर गलत है। और उसी की वजह से क्या होता है कि रिकवरी अफेक्टेड होता है। जैसा मैंने कनाडा का एग्जांपल दिया, वहाँ पे कुछ लोग हैं तो उनका ये है, वो कह रहे हैं कि सर कई साल से हम जा रहे थे लेकिन ये सारी चीज़ें किसी ने बताई नहीं।
अमेरिका से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो लोग गए हैं, कहीं ना कहीं गए हैं थेरेपी के लिए, लेकिन सही डायरेक्शन उनको मिला नहीं। एक बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव है, ADHD टाइप सिम्टम्स हैं, उसमें जंपिंग कराया जा रहा है उसको ट्रैम्पोलिन पे, इसके बाद ट्रेडमिल पे दौड़ा रहे हैं पेरेंट्स लोग। उसके बाद पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि किसी ने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बताया कि हाइपर एक्टिव है, इसकी वजह से इसको जंप कराया जाएगा, ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाएगा, तो ये थकेगा, तो उसके बाद ये क्या होगा कि हाइपर एक्टिविटी इसकी कम होगी। ये उस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर जिसने भी ये चीज़ बताया है वो इसकी पढ़ाई नहीं किया है। वो क्या है कि उसने दिमाग लगाया कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही हाइपर एक्टिविटी को काट देगा। हीरा हीरे को काटता है तो वैसे ही हाइपर एक्टिविटी को काट देगा। कितनी बार हम समझाए हैं कि आप लोग सही बात को समझे, पढ़े लिखे लोग इन सब लोगों की, गंवार लोगों की बात में आ जाते हैं। जब भी ये है कि अगर हाइपर टेंशन है, मतलब BP हाई होना, उसमें क्या बोला जाता है कि नमक, कच्चा नमक नहीं लेना, कुछ भी ये छेना वाला आइटम या फिर कुछ भी हैवी रसगुल्ला वगैरह नहीं लेना, नहीं तो और BP बढ़े। ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं दी जाती हैं कि उससे कंट्रोल में रहेगी, ये दे दी जाएंगी तो और हाइपर BP हुई। तो हाइपर टेंशन है तो हाइपर टेंशन के लिए दवा नहीं दे दिया जाता कि और उसका बढ़ जाए। उसके लिए जब हाइपर टेंशन सिर्फ इसलिए होता, समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं। जैसे ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल, इसमें ये होता है कि जब ब्लड इसमें जा रहा है ना, एक पाइप की तरह है, जैसे पानी बहता है, उस ब्लड वेसल में किसी भी तरह का फैट वेट जब हमारे ये में आ जाता है तो उसके ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ये होते हैं। तो वो जब आके ब्लड वेसल में जम जाएंगे ना फैट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल जो होगा वो और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जिसकी मोटाई इतनी थी अब वो और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, थोड़ा पतला हो गया। अब ब्लड वही फ्लो हो रहा था, लेकिन जब मोटा रहेगा तो ईजिली फ्लो हो रहा था। अब क्या है कि उतनी ही तेज़ी से आ रहा है, लेकिन पतला ये हो जाने की वजह से वो फ्लो नहीं हो पा रहा। अब फ्लो नहीं हो पा रहा तो क्या होगा कि प्रेशर लास्ट में ले जाएगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो अब रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ब्लड वेसल पे पूरा पड़ रहा है, तो इधर राइज कर रहा है, ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है। तो इसको ये करने के लिए, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया था, पतला हो गया था, फिर से फैलाने के लिए दवाएं दी जाती हैं, जो कि वेजो डायलेटर होता है। डायलेट मतलब कि इसको फिर से फैलाएगा, तो इसलिए ब्लड ईजिली पास होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल लेवल में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। BP हाई हो तो ये नहीं कि उसको और BP कह रहे हैं, शुगर जब ज़्यादा हो, हाइपर ग्लाइसेमिया जब हो, तो ये नहीं कि उसको और चीनी का घोल पिला दो कि ऐसा हो कि क्या है कि जो लोहा लोहे को काटता है उसी तरह ये जब ज़्यादा शुगर है तो ज़्यादा शुगर उसको काट देगा, ऐसा नहीं होता। उसमें दिया जाता है, अगर ये हो कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया में ऐसा दवा दिया जाता है। इंसुलिन क्यों दिया जाता है? अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो क्या वो ब्लड शुगर लेवल को उसको रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, अलग तरह से ये करता है। तो वो मतलब कि ब्लड में उसको उसकी मात्रा को कम करने के लिए करता है। तो इंसुलिन उसलिए दिया जाता है, हमारे पैंक्रियाज में बनता है, लेकिन किसी वजह से अफेक्टेड हो गया पैंक्रियाज, कोई प्रॉब्लम हो गई, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि हाइपर जहाँ है, हाइपर एक्टिविटी है, तो हाइपो एक्टिविटी वाली चीज़ें कराएंगे जिससे कि वो थोड़ा डाउन हो। तो हाइपो एक्टिविटी में क्या, बच्चे को काम डाउन करने के लिए और जंप नहीं करेंगे, नहीं तो उसको किक मिल रहा है ना, वो और हाइपर होते जाएगा, हाइपर होते जाएगा, हाइपर होते जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। दौड़ भाग वो ऑलरेडी कर रहा है, फिर भी आप उसको दौड़ा रहे हैं, कुदा रहे हैं, तो वो हाँ, अब कैसे उसको थकाना है, थकाने की बात है। तो थकाना वैसे नहीं, उसको पकड़ के जब आप बैठाएंगे तो बैठना ही नहीं चाहेगा। अब आप उसमें कसरत कीजिए और उसको वो भागेगा, आप बार बार पकड़ के रखिए, स्क्वाट सिटिंग, क्रॉस सिटिंग में पकड़ के रखिए, भाग रहा है फिर पकड़िए। मेहनत इसमें भी हो रहा है, वो रोएगा इसमें, उसमें वो चिल्लाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा, वो थकेगा, तो वो थकाना ज़रूरी है। इसके अलावा उसको
टफ, जैसे कि व्हील बैरो वॉकिंग में आंख बांध के उसको चलाना, वो करना, व्हील बैरो वॉक करवाना, उसमें कैप कोन वाली एक्टिविटी जो होती है वो दे देना, वो सब चीज़ करेगा तो बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन के लिए सही है और वो थकेगा भी, वो करवाना। इसके अलावा बेडशीट में जैसे रैप करके और बॉल से प्रेस करना, उसमें बेडशीट में वो लपेटने नहीं देना चाहता, ज़बरदस्ती लपेट के प्रेशर करना, इस तरह से वो थकेगा ना, तो वो हाइपर एक्टिविटी उसकी कम होगी। ट्रेडमिल पे कूद के, जिम बॉल पे कूद के और ट्रैम्पोलिन पे कूद के उसकी हाइपर एक्टिविटी कम नहीं होगी। तो इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही एज ए लेमैन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आ गए हैं फील्ड में, कहीं डिग्री ले लिया, क्या कर लिया नहीं कर लिया, बस आ गए हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए ना। बोलो सुने सबकी करे मन की, ये बोला जाता है। तो मन की करें इसका मतलब नहीं कि मनमानी करें, सही चीज़ समझ रहे हैं तो करें। अब सही चीज़ आपको नहीं पता है तो फिर उसके बाद जैसे कि ही चीज़ के एक ही बात के कई अर्थ निकालते हैं लोग अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने मतलब से उसका ये निकाल लेते हैं। जैसे कि एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा ही करके एक चौपाई है आपको श्री रामचरितमानस से। सबको अलग अलग पॉलिटिशियंस गंवार लोग उसका अलग मतलब निकालते हैं, जो विद्वान लोग ज्ञानी लोग हैं उसका सही मतलब समझाते हैं। लेकिन क्या है कि सब अपने गंवार लोग, स्वार्थी लोग अपने अपने मन से उसका मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये मतलब कि इसमें नारी के खिलाफ बात कही जा रही है, लेकिन उसका मतलब अलग है। कितना बार इस पे डिबेट आप लोगों ने ये करा होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। हम उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। मतलब ये है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं सही चीज़ को, उनको अपने मन में जो आया उसके हिसाब से वो कर रहा। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है, सही बात को समझना है और तब उस हिसाब से करना है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाएं कैसे जाएं, तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करा लें और असेसमेंट कराने के बाद आप हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में जब जुड़ते हैं ऑनलाइन में, तो सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझाई जाती हैं। और यकीन मानिए साल 2 साल 2.5 साल से आप इधर उधर भटक रहे हैं, भटक ही रहे हैं, बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। आप हमारे पास जब आएंगे पहले ही सप्ताह 10 दिन के बाद से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला गया था, उस पर किसी ने कमेंट किया था कि मतलब कि ऑटिज्म क्योरेबल नहीं है, आप गलत मैसेज लोगों को न दें। तो हमने उस पर प्रॉपर कमेंट, उस पर वापस रिप्लाई किया भी था, क्योंकि वो कमेंट मैंने संयोगवश देख लिया था, तो उस पर रिप्लाई करना ज़रूरी था। चाहते तो कमेंट हटा भी देते, लेकिन रिप्लाई करना ज़रूरी था। ये कि मैंने बोला कि या तो आप कोई ये हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स गार्जियन अगर हैं तो आप मिसगाइडेड हैं, या फिर आप क्या है कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप फिर क्या है कि आप उसी लॉबी का हिस्सा हैं जहाँ की सिर्फ कमीशन बेस्ड काम हो रहा। तो इसलिए, और या फिर नहीं तो आप क्या है कि आप अपनी प्रैक्टिस में सफल ही नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम तो कुछ कर नहीं पाए, दूसरे क्या कैसे कर लेते हैं। तो यही सी बात है। तो फिर उसमें समझने की ज़रूरत है कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। और एक बात ये भी है कि आप 6 महीने, साल भर, 2 साल से कहीं जाके थेरेपी कराए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, होपलेस हो के बैठ गए घर पे, तो हमारे पास एक बार आप जुड़ के देख सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके बात कर सकते हैं, प्रोसेस सारा समझ सकते हैं। और नेवर से नेवर अगेन, मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आगे कुछ नहीं हो सकता है, हमेशा चांसेस हैं। बहुत सारे लोग होपलेस हो गए थे, हमारे साथ जुड़ने के बाद उनके बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो भी खुश हैं, बच्चा भी इम्प्रूव कर रहा है। हमको भी खुशी होती है कि बच्चों के लिए हम लोग कुछ ये कर पा रहे हैं। एक नया जीवन की तरफ लेके जाने जैसा है ये। तो ये जो सपोर्ट मिलता है लोगों से, ये जो खुशी मिलती है, ये दुनिया में और किसी चीज़ में। हम अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और जिस काम में आप हैं अगर उसमें सेटिस्फाइड आप खुद ही नहीं है, पैसा कितना भी मिल रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो काम नहीं है, वो सिर्फ एक बोझ है। और हम दिन रात इसी के लिए ये करते हैं। 7-7, 8-8 महीने से एक भी छुट्टी नहीं लेते, एक दिन का भी छुट्टी नहीं ले पाते,
क्योंकि दिन प्रतिदिन इसके लिए हमको और अच्छे से काम करते जाना। तो इसलिए मिशन ऑटिज्म फ्री भारत जो हमारा, ऑटिज्म मुक्त भारत जो है हमारा मिशन, वो 5 साल के अंदर हमने ये करा है। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, ये हो के रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।